नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैजिकल मैथ्स के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे और डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर क्या होते हैं मानव के कान और कैसे वो काम करते हैं। दोस्तों, संवेदी अंगों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए कान होता है, जिसकी सहायता से हम लोग आसपास में उत्पन्न हो रही ध्वनि को आसानी से समझ सकते हैं। कान का महत्व हमारे लिए कितना आवश्यक है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि कान की सहायता से हम लोग किसी भी प्रकार के साउंड को यानी कि ध्वनि को सुनते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो एक बात को समझना होगा कि आखिर ये ध्वनि क्या होता है, क्योंकि जब तक हम लोग ध्वनि को नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ पाएंगे कि कान उसको रिकॉग्नाइज कैसे करता है और पहचानता कैसे है। दोस्तों, अगर ध्वनि के बारे में समझा जाए तो ध्वनि एक तरंग है। अब ये तरंग क्या होता है? तरंग जो होता है वो एक प्रकार का विक्षोभ है। विक्षोभ का अर्थ होता है डिस्टरबेंस, मतलब किसी भी माध्यम में अगर डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग तरंग कहते हैं। एग्जांपल के लिए सर, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार सावरे, आप लोग ये गाना सुन रहे किए होंगे। अगर पानी रुका हुआ है और किनारे में बैठ के हम लोग पत्थर मारते रहते हैं, पानी में एक हलचल उत्पन्न होती है। दोस्तों, उसी हलचल को हम लोग तरंग कहते हैं। और दूसरे हिसाब से समझे सर, अगर एक रस्सी को सीधा बांध देंगे और रस्सी को ऐसे हिलाएंगे तो एक डिस्टरबेंस पैदा होगा उस रस्सी में, इसी को हम लोग तरंग कहते हैं। दोस्तों, तरंग की खास बात क्या होती है कि तरंग में माध्यम के कण चलते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन चलता माध्यम नहीं है, चलता तरंग है। हई बा, ये कौन सा बात बोल दिए सर, समझे में नहीं आया। चलिए सर, एग्जाम्पल के लिए आराम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि गंदा सा चद्दर या कम्बल है मेरे पास, तो जोर से जब ऐसे कम्बल को झाड़ते हैं ना तो कम्बल हिलता है, लेकिन धूल उससे बाहर निकल जाता है। क्या कम्बल मेरे हाथ से छूटता है? नहीं। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड के बाद कम्बल वापस उसी जगह पे चला आता है सर, लेकिन धूल उससे निकलकर बाहर चला जाता है। ठीक उसी प्रकार की घटना दोस्तों तरंग में होती है। जब कोई माध्यम हिलता डोलता या चलता है ना तो उसका तरंग आगे बढ़ जाता है, लेकिन माध्यम उसी जगह पर रह जाता है। तो दोस्तों, तरंग उसे कहते हैं जिसमें माध्यम के कणों में विक्षोभ उत्पन्न होता है। माध्यम की कण गति करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन गति करती नहीं है। गति कौन करता है? तरंग करता है। दोस्तों, वाजिब में तरंग 2 प्रकार के होते हैं, तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। दोस्तों, यांत्रिक तरंग उसको कहते हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब हवा एक माध्यम हो गया, पानी एगो माध्यम हो गया, या कोई भी ठोस एगो माध्यम हो गया। तो इस तरंग को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। यांत्रिक तरंग दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, उसमें एक आता है अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। दोस्तों, तरंग के बारे में सेपरेट वीडियो जल्द ही आने वाला है, उसको डिटेल में समझ लीजिएगा। अभी हम लोग ध्वनि और मानव कान की ओर चलते हैं और डिटेल में आसानी से खुआ की तरह समझते हैं इस चीज को। दोस्तों, एक बात को और ध्यान में समझना है कि ध्वनि समझ गए, तरंग होता है। तरंग होने का मतलब ध्वनि पर्सनल कुछ नहीं है। वो जब चलता है ना ध्वनि, तो वो माध्यम में डिस्टरबेंस पैदा करता है, उसी को तरंग कहते हैं। जैसे हम अभी बोल रहे हैं ना, तो मेरे मुंह से हवा निकल रहा है, कोई चीज थोड़े निकल रहा है। जैसे हाथ में लेके पत्थर फेंकते हैं तो पत्थर जाता है बाहर, तो वो चीज निकला हाथ से, लेकिन मुंह से जब हम बोल रहे हैं तो कोई चीज तो नहीं निकल रहा है बाहर से, सिर्फ हवा निकल रहा है। और वो जो हवा निकल रहा है ना, वो जो मेरे सामने हवा रखा हुआ उसमें डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है, हलचल पैदा कर रहा है, और वो हलचल हवा के माध्यम से आगे बढ़ते बढ़ते आपके कानों तक पहुंचता है, और हमारा कान जो है उस हलचल को रिकॉग्नाइज कर लेता है, पहचान लेता है कि आखिर किस प्रकार का हलचल है। अगर ऐसा हलचल है तो कोई हेलो बोल रहा है, अगर ऐसा वाला हलचल है तो कोई बोल रहा है क्या हाल है, अगर ऐसा वाला हलचल है तो ये शब्द बोला जा रहा है, अगर ऐसा वाला हलचल है तो ये शब्द बोला जा रहा है। तो दोस्तों, हम लोग जो है आवाज के माध्यम से हवा में एक हलचल पैदा करते हैं, और वो हलचल आगे जिसको सुनाना चाहते हैं उसके कानों तक पड़ती है, और कान उस हलचल को रिकॉग्नाइज करता है यानी पहचान लेता है। दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हलचल पैदा होता है ये तो एक प्रकार का होता नहीं है। आप स्कूल का घंटी सुने होंगे, आप किसी को गिटार बजाते हुए सुने होंगे, आप कुत्ते को भौंकते हुए सुने होंगे, आप बच्चे को रोते हुए सुने होंगे, आप बहुत सारे सॉफ्ट और हैवी आवाज को सुने होंगे। दोस्तों, सॉफ्ट और हैवी आवाज हम लोग का कौन कैसे पहचानता है? तो उसी पर डिपेंड करता है। सॉफ्ट आवाज होगा तो वो हवा में कम डिस्टरबेंस पैदा करेगा, या डिस्टरबेंस का जो प्रक्रिया होगा वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, इसीलिए हम लोग को सॉफ्ट आवाज सुनाई देता है। यही आवाज हार्ड होगा, डीजे चल रहा है, कुछ घंटी पीट रहा है, खूब बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा है, वो साउंड हवा में अलग डिस्टरबेंस पैदा करता है, या डिस्टरबेंस
पैदा करने का जो तरीका होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसमें अंतर आ जाता है। दोस्तों ध्वनि को और बढ़िया से समझने के लिए तरंग वाला टॉपिक जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे कि ध्वनि कैसे काम करता है और कैसे चलता है। आवृत्ति, आवर्तकाल, अनुदैर्ध्य और तारत्व, इन सब चीजों को हम लोग समझेंगे आराम से। दोस्तों जब ध्वनि को हम लोग मापना चाहते हैं ना कि ध्वनि का आखिर कितना ताकत है, किस हिसाब से ध्वनि चल रहा है, तो ध्वनि जो हवा में डिस्टरबेंस पैदा करता है ना, उस डिस्टरबेंस के माध्यम से ध्वनि की आवृत्ति को हम लोग, आवृत्ति का मतलब होता है दोस्त कि एक सेकंड में वो जो तरंग है कितना बार आगे पीछे हो रही है, यानी कितना आगे चल रही है, ऊपर नीचे करके ध्वनि जो है आगे चलता है। आप लोग कहीं साउंड वाला रिकॉर्डिंग सब सुनते होंगे ना, रिकॉर्डिंग में ऐसा टाइप का आप देखते होंगे, ऐसा 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 टाइप का रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे हो रहा है इसको दोलन कहते हैं। ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो एक सेकंड में जितना बार ऊपर नीचे जाता है ना, इसको हम लोग कहते हैं आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। दोस्तों आवृत्ति को हर्ट्ज से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? हर्ट्ज से। तो सबका कान का अपना अपना औकात होता है। उसी तरह मानव का कान का भी अपना औकात है, कुत्ता का कान का भी अपना औकात है, बिल्ली का कान का भी अपना औकात है। तो मनुष्य के कान का औकात 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति तक होती है। मतलब अगर कोनो ध्वनि उत्पन्न हो रही है और उसका आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज के बीच में है, तो मेरा कान उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा और पहचान लेगा। लेकिन दोस्तों यही साउंड अगर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हो गया तो मेरा कान उसको नहीं पहचान पाएगा, या 20 हर्ट्ज से कम हो गया तो मेरा कान उसको नहीं पहचान पाएगा। सर तो मेरा कान नहीं पहचान पाएगा, क्या किसी का कान नहीं पहचान पाएगा? तो मनुष्य में तो किसी का कान नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अलग अलग जीव जो होता है वो उसकी श्रवण क्षमता यानी कि श्रव्य परास अलग अलग होते हैं। दोस्तों हम लोग का कान तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन पाता है, लेकिन 20,000 हर्ट्ज से कम का जो आवृत्ति होता है ना, उसको हम लोग अवश्रव्य कहते हैं। हाथी सब 20 हर्ट्ज से कम का भी आवृत्ति सुन लेता है, पहचान लेता है, ऐसे ऐसे घबरा जाता है, और बहुत सारा जानवर। और देखिए सर 20,000 हर्ट्ज से अगर ऊपर का आवृत्ति हो गया ना, जो हम लोग नहीं सुन पाएंगे, उसको पराश्रव्य बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से कम रहा तैयो हम सुन पाएंगे, उसको अवश्रव्य तरंग या अवश्रव्य ध्वनि बोलेंगे। और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो गया ना, तब भी हम लोग नहीं पहचान पाएंगे या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, क्योंकि वो पराश्रव्य ध्वनि हो जाएगा। चमगादड़ सब देखे ना, चमगादड़ सब अपना मुंह से रात बिरात को जो चलता है ना, वो तो चमगादड़ अपना मुंह से पराश्रव्य तरंग छोड़ता है, और पराश्रव्य तरंग से छोड़कर अगर टकरा कर वापस आ जाता है तो पहचान जाता है सामने कुछ है, तब ये तो टकरा कर वापस आया, और वो अपना रास्ता बदल लेता है। इसी प्रकार वो अपना शिकार सबको भी खोजता है, लेकिन वो आवाज हम लोग को सुनाई नहीं देता है। बताइए क्यों? क्योंकि चमगादड़ 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति पैदा करता है और सुन सकता है, हम लोग तो नहीं सुन सकते हैं। हम लोग का क्षमता यानी कि श्रव्य परास 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होता है। दोस्तों एक अगला शब्द है, तो आप लोग को पूछा जाएगा कि मानव कर्ण का श्रव्य परास कितना होता है, तो आप लोग कहिएगा 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है श्रुति निर्बंध। देखिए दोस्तों, निर्बंध का मतलब होता है धीरे धीरे खत्म हो जाना या कम हो जाना। देखिए हम लोग का कान जो है ना, एक फिक्स्ड टाइम तक है, एक साउंड को लेने में टाइम लगाता है। एग्जांपल के लिए अगर हम आपको हेलो बोलते हैं, तो हेलो यहां से निकल के आपके कान तक जाएगा और कान उसको पहचान पाएगा, इसमें 1/15 सेकंड का टाइम लग जाता है। इसी को हम लोग श्रुति निर्बंध कहते हैं। मतलब ये दोस्तों कि अगर 1/15 सेकंड से पहले ही हेलो के बाद हाय बोल दिया, तो हाय आप नहीं सुन पाएंगे और खाली हेलो सुन के वापस चल आएंगे। बात समझ में आया? यानी कि एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में एटलीस्ट 1/15 सेकंड का अंतर होना चाहिए, अगर फ्रेश आप अपना आवाज दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं। इसको कहते हैं दोस्तों श्रुति निर्बंध। तो दोस्तों आप लोग ये बात समझ गए कि ध्वनि एक तरंग है। कौन सा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है, जो हवा में डिस्टरबेंस पैदा करता है, हलचल पैदा करता है, और वही हवा का हलचल हम लोग का कान रिकॉग्नाइज करता है
और हम लोग सुन पाते हैं। एक्चुअली दोस्तों ध्वनि तभी उत्पन्न होगी जब कोई वस्तु हिलेगा यानी कंपन करेगा। अब सोचिए ये अगर मारकर यहाँ पे कंपन करेगा तो ये हवा को भी हिलाएगा डोलाएगा। वो जो हवा हिलेगा डोलेगा ना, वो हवा हिलते डुलते आगे बढ़ते बढ़ते हवा आगे नहीं बढ़ता है, हवा में हिलते डुलते तरंग आगे बढ़ता है, हवा तो उसी जगह पर रह जाता है। तो तरंग आगे बढ़ता है और तरंग हम लोग के कान में जाता है और कान में जाने के बाद वो जो हिला डुला ना उसका पता चलता है। जैसे मान लीजिए मारकर को से टकराए तो दोनों हिलने के चलते उस हवा में डिस्टरबेंस पैदा हुआ और वो डिस्टरबेंस हवा के माध्यम से, यहां भी हवा है, हवा के माध्यम से मेरे कान में गया और कान उसको पता लगा लिया कि आखिर इतना जो हिला है तो कौन सा साउंड निकला, तो उस आवाज को हम लोग पहचान लिए। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर ध्वनि से खाली हवा में डिस्टरबेंस पैदा होता है, तब रंग बिरंग का आदमी है दुनिया में, सबका आवाज एक ही रंग का कहन लगता है, सबका आवाज अलग होता है। पीछे से मेरा दोस्त हमको बुलाता है, हे रे, हम पहचान जाते हैं कौन बुला रहा है। इसका मतलब देखिए दोस्तों, सबका जो गला से आवाज यानी कि हवा निकलता है ना, उसका तारत्व अलग अलग होता है। तारत्व का मतलब होता है कि कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा, सबका आवाज का फिक्स रहता है। इस तारत्व के माध्यम से हम लोग आवाज को रिकॉग्नाइज करते हैं लोग, क्योंकि हम लोग का कान बहुत तेज न है, कान से भी बेसी तेज है दिमागों का खेला इसी में है। तो संवेदी अंक का मेन काम होता है खाली पहुंचा देना, सोचना समझना सब कुछ करना तो दिमाग का नहीं खेला है। तो इसका तारत्व को पहचान के कि इतना तारत्व वाला है, ये कौन होगा, वो निश्चित ही फलना होगा। तो किसी भी मनुष्य का आवाज अगर अलग अलग होता है, पतला आवाज, मोटा आवाज, ऐसा आवाज, वैसा आवाज, जैसा भी आवाज हम लोग पहचानते हैं वह ध्वनि के तारत्व के माध्यम से पहचानते हैं। आइए दोस्तों अब समझते हैं कि ध्वनि से हवा में जो हलचल पैदा होता है और अनुदैर्घ्य तरंग उत्पन्न होता है, उस तरंग को हमारे कान कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं और कान की संरचना क्या होती है, हम लोग का कान में क्या सब होता है। तो नॉर्मली रूप से जब हम लोग को कान के बारे में कहा जाता है तो हम लोग एक क्या बात समझते हैं कि यही जो है ना यही हुआ कान, लेकिन बेसिक चीज क्या है कि कान इसके अंदर ज्यादा है, तो कुछ नहीं, तो वो ढक्कन जैसा है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए समझते हैं दोस्तों कान के अंदर क्या क्या हो। तो बहुत आदमी समझता है कि बाहर वाला कान है, बहुत आदमी समझता है कान अंदर है, बाहर का है दे दिया है, तब झूठे समझता है कान दिया चश्मा लगाने के लिए, चश्मा लगाएंगे डंटी कहाँ रखेंगे, तो यही कान पे रखेंगे। चश्मा का डंटी लटकाने के लिए नहीं दिया, उसका बहुत सारा काम है। हालांकि हम लोग अपना दिमाग लगा के इस पे चश्मा का डंटी भी लटकाने लगते हैं, लेकिन बेसिकली इसका और कुछ मतलब होता है और किसी और कारण से दिए जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने कान को 3 भाग में बांट कर समझ सकते हैं। कान का पहला भाग को दोस्तों हम लोग बाह्य कर्ण कहते हैं और इसका अंदर का भाग को मध्य कर्ण कहते हैं और सबसे लास्ट वाले भाग को आंतरिक कर्ण कहते हैं। दोस्तों पहले एक एक करके हम लोग समझ जाते हैं कान में होता क्या क्या है, फिर बताएंगे कि कैसे कार्य करते हैं हमारे कान। दोस्तों कान का सबसे बाहर हेई वाला जो देख रहे हैं हिस्सा ना आप, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। अब इसका भी बहुत सारा काम है, फालतू का नहीं दिया है चश्मा का डंटी लटकाने के लिए, वो अभी हम बताएंगे। तो कर्ण पल्लव के अंदर हम लोग का ये जो आप देख रहे होंगे एक छिद्र जैसा है, ये पाइप के तरह कुछ लंबा दूर तक होता है, नली के तरह। इस नली को दोस्तों हम लोग कर्ण नलिका कहते हैं। ये वाला जो नली देख रहे हैं लाल वाला ना, इसको हम लोग कर्ण नलिका कहते हैं। और दोस्तों कर्ण नलिका के लास्ट में एक झिल्ली जैसा होता है जिसको हम लोग कान का पर्दा कहते हैं। ना कहते मारेंगे एक चमटा कान का पर्दे फट जाएगा, तो वही जो पर्दा होता है ना, वो झिल्ली होता है, उसको हम लोग कर्णपट्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णपट्ट। तो दोस्तों बाह्य कर्ण का 3 हिस्सा हो गया, एगो कर्ण पल्लव ये जो बाहर में दिख रहा है, एगो बीच का उसका नली जिसको हम लोग कर्ण नलिका कहते हैं, और नली का लास्ट में झिल्ली होता है जिसको हम लोग कर्णपट्ट कहते हैं। दोस्तों कर्णपट्ट के बाद हम लोग का बाह्य कान समाप्त हो जाता है और मध्य कर्ण शुरू होता है। मध्य कान में 3 हड्डी होता है दोस्तों, कान में 3 हड्डी होता है। तो अब बोलेगा कानों में हड्डी होता है? हाँ जी, कानों में हड्डी होता है, 3 गो हड्डी होता है। एक गो हड्डी का नाम है मुग्धरक, पहला हड्डी जो देख रहे हैं काला वाला, इसका नाम है मुग्धरक। दूसरा जो हड्डी है इसी से सटा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं निहाई। क्या बोलते हैं? निहाई। और तीसरा हड्डी जो होता है छोटका सा लाल रंग का देख रहे हैं, इसको हम लोग वलियक बोलते हैं। दोस्तों अगर हम आप लोग को बताना चाहें तो बताते हैं कि हम लोग का बॉडी में सबसे छोटका हड्डी जो होता है ना, यही होता है वलियक का हड्डी।
बात समझ में आया। सबसे छोटा हड्डी वलियक का हड्डी होता है, यानी कान में 3 हड्डी होता है, मुग्धरक, निहाई और वलियक। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम लोग, मुग्धरक के बाद अपना सबका मध्य कर्ण खत्म हो जाता है, यानी मध्य कर्ण में खाली 3 तो हड्डी होता है। कौन सब? मुग्धरक, निहाई, वलियक, 3 तो हड्डी होता है मध्य कान में। दोस्तों उसके अंदर जब हम चलते हैं तो आंतरिक कान होता है, और आंतरिक कान का बेसिकली एक तो हिस्सा होता है, इसको हम लोग कर्णावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्णावर्त। और दोस्तों कर्णावर्त देख रहे हैं, एक शंकु जैसा रचना टाइप का है, ये खोलिया रहता है, खोलिया में लिक्विड भरा हुआ रहता है, द्रव भरा हुआ रहता है पूरा, समझे, एकदम जोक की तरह नहीं देख रहा है, ये जो होता है इसमें द्रव भरा हुआ रहता है, लिक्विड, चिपचिपा सा लिक्विड भरा रहता है, और इस संरचना को हम लोग कर्णावर्त बोलते हैं। दोस्तों कर्णावर्त से बहुत सारे तंत्रिकाएं निकले रहते हैं, जिसको हम लोग श्रवण तंत्रिका कहते हैं, और वो तंत्रिकाएं बाद आगे ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। अब दोस्तों तंत्रिका समझते हैं ना, तंत्रिका वही होता है जो सूचना को दिमाग तक ले जाता है। जैसे बिजली को बोर्ड से बल्ब तक ले जाने के लिए तार की आवश्यकता होती है ना दोस्तों, उसी तरह किसी भी सूचना को संवेदी अंग से दिमाग तक ले जाने के लिए तंत्रिका की आवश्यकता होती है। जैसे आंख भी संवेदी अंग है, आंख जो देखेगा वो मैसेज भेजेगा दिमाग को तंत्रिका के द्वारा। दोस्तों वैसे दिमाग पे एक सेपरेट और फुल वीडियो पूरा जानकारी के साथ मैंने बेहतरीन तरीके से समझाया है, इस वाला वीडियो में आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले बाह्य कर्ण का जो 3 हिस्सा है, कर्ण पल्लव। सर इसका क्या काम है? आप तो बोले थे बताएंगे, क्या चश्मा का डंटी लटकाने के लिए इसको दिया गया है? तो जी नहीं, ये जो होता है इसका शेप देखते हैं कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके दिया हुआ है। ये इसलिए दिया जाता है कि जो ध्वनि आएगा ना तो हवा में डिस्टरबेंस पैदा कर ले हुए आएगा, तो वो आएगा, जरूरी नहीं है कि छिद्र में ही चला जाए, अगल बगल भी तो भटक सकता है। तो आसपास के हवा का टोटल डिस्टरबेंस को टकरा के उसी छिद्र में भेजने के लिए ये दिया जाता है। मतलब समझे दोस्तों कि अगर ये न रहता ना तो इधर का जो हवा में डिस्टरबेंस होता है बगल देकर निकल जाता, तो इतने दूर का आवाज हम लोग सुन पाते तो कम सुन पाते। अभी क्या होता है, जो हवा मान लीजिए यहां डिस्टरबेंस पैदा हुआ, वो इससे टकरा कर वापस रिफ्लेक्ट करके उसी छिद्र में चला जाता है। मतलब जो हवा डायरेक्ट छिद्र में आएगा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कोई हवा जो है ऐसे करके यहां पर आया, यहां टकराया, यहां टकराने के बाद उसको भी कहां भेज देगा? छिद्र में। कोई यहां टकराया, उसको भी कहां भेज देगा? छिद्र में। तो इतना दूर का टोटल हवा को कवर करने के लिए यह दिया गया है कि हवा इतनी दूर से आए तो नहीं, इतना दूर में कहीं से हवा आएगा, सबको रिफ्लेक्ट करके उसी कान में भेजा जाएगा और कान को सुरक्षा भी देगा। तो इसीलिए कर्ण पल्लव दिया जाता है, समझ गए दोस्तों? इसीलिए इसका शेप टेढ़ा मेढ़ा रहता है ताकि सब रिफ्लेक्ट करके वही छिद्र में जाए। आगे की कहानी समझते हैं। सर कर्ण पल्लव से टकराकर जब ध्वनि जो है इसमें घुस जाता है तरंग कर्णनलिका में, और कर्णनलिका से आगे चलता है। आगे चल रहा है हवा के माध्यम से, हवा से होता हुआ कौन आगे चल रहा है? तरंग। कौन सा तरंग? ध्वनि तरंग। अब ये ध्वनि तरंग जब आगे आया तो आगे आने के बाद ये झिल्ली से टकराता है, और ये झिल्ली जो है हिलने लगता है। जैसे नहीं समझते को पर्दा वहां पर जिससे खूब बोलेंगे तो पर्दा हिलने डोलने लगता है। जैसे बॉक्स सबका स्पीकर देखे होंगे, बॉक्स जब बजता है स्पीकर से कंपन करने लगता है। उसी तरह जब हवा हिलते डुलते यहां आएगा तो पर्दा में क्या हो जाएगा? शुरू कंपन। और ये कंपन जो है ये हड्डी पूरा इससे सटा हुआ रहता है, चिपका हुआ नहीं रहता, सटा हुआ रहता है कि जैसे ही पर्दा कंपन करता है ना तो ये जो हड्डी है मुग्धरक ये भी हिलने लगता है। तो हड्डी में हो गया हिलने वाला शुरू। अब ये हड्डी इससे जुड़ा हुआ निहाई ई वाला हड्डी भी हिलने लगेगा, और इससे जुड़ा हुआ वलियक ई वाला हड्डी भी हिलने लगेगा, और उसी हिसाब से हिलेगा जिस हिसाब से हवा इधर से तरंग लाया था। लेकिन किंतु परंतु बंधु यहां एक बात और समझने वाला है। कहिए क्या? आप लोग मील उल में देखे होंगे ना कि घुमाते हैं हिंडल लगा के छोटका वाला को, देखे हैं जैसे, बाद में उससे जुड़ा हुआ रहता है बड़का, उससे जुड़ा रहता है और बड़का और घूमने लगता है। ये ठीक दोस्तों लीवर की तरह काम करता है। मतलब एक चीज से जुड़ा हुआ दूसरा चीज तो ढेर घूमने लगेगा, उससे बड़का चीज जोड़ लिए ढेर घूमने लगेगा। तो मतलब इसका संरचना देखते कैसे टेढ़ा मेढ़ा करके किया गया है भगवान के द्वारा, इसलिए कि ये हड्डी में कमो कंपन आएगा ना तो ये हड्डी इस प्रकार से हिलता है कि इसका कंपन आवृत्ति काफी बढ़ जाता है, और इसका भी आवृत्ति काफी बढ़ जाता है। मतलब ये खूब स्पीड से हिलने लगता है, जितना आया था ना उससे कई गुना ज्यादा इसका आवृत्ति बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है इसका शेप के कारण। हड्डी को ऐसे लगाया गया है कि हल्को सा हिलेगा तो ये
ढेर हिलने लगेगा। इस हिसाब से सेटिंग रहता है। तो दोस्तों समझे कि बाहर से जो ध्वनि तरंग आया था वो इससे टकराकर यानी कर्ण पल्लव से टकराकर कर्ण नलिका में प्रवेश किया और उस कंपन के माध्यम से इसका कर्णपट्ट में कंपन उत्पन्न हुआ। उस कंपन से ये हड्डी जो है मुग्धरक हिलने लगा और आवृत्ति बढ़ते गया और फिर निहाई हिलने लगा। निहाई के हिलने के बाद वलियक में कंपन होने लगा। अब वलियक में जैसे छोटका वाला हड्डी में कंपन हुआ ना, उसी कंपन को रिकॉग्नाइज कर लिया और समझ लिया कौन, ये वाला जो लिक्विड है। अब इस लिक्विड में हलचल पैदा हो गया, यहाँ का जो द्रव इसमें भरा हुआ रहता तो हिलने डुलने लगा वो द्रव। अब यहां पे होता है कहानी क्या जब कर्णावर्त में मौजूद द्रव कंपन करने लगता है, उसमें एक अजीब ध्वनि तरंग के माध्यम से यहां तक पहुंचा था, उस तरंग को विद्युत संकेत में कन्वर्ट कर लिया जाता है। किस संकेत में? विद्युत संकेत में। जैसे दोस्तों विद्युत संकेत ठीक उसी प्रकार का है जैसे आंख से हम आप लोग को देखते हैं ना, तो आंख से आप लोग को देखने के बाद वो फोटो खींच के इसको विद्युत संकेत में कन्वर्ट कर लिया जाता है, तब तंत्रिका के माध्यम से जाता है। एग्जाम्पल के लिए कि तार देखे रोशनी जा रहा है बॉल के पास कि बिजली जा रहा है बॉल के पास, तो आप कहिएगा बिजली जा रहा है। अब तार होके बिजली गया लेकिन जला क्या? रोशनी। मतलब क्या? गया विद्युत संकेत के रूप में, वहां चेंज कर लिया। अब तार लगा के हम गर्म करने लगते हैं तो इसका मतलब थोड़ा कि गर्मी आ रहा है तार से तो बिजली आ रहा है। तो वही बात है सर, कंपन को चेंज कर लिया जाता है विद्युत संकेत में और उस विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से दिमाग तक पहुंचाया जाता है। श्रवण तंत्रिका के माध्यम से कहां तक पहुंच गया? दिमाग तक। अब दिमाग जो है फिर उस विद्युत जान लेगा कि कैसे हिला होगा तो ये विद्युत संकेत आया। तो दिमाग को सब नॉलेज है, वो समझाओ ऐसे हिला है तो ये विद्युत संकेत आया। यानी कोई हेलो बोल रहा है, हाँ हेलो भैया, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है क्या हाल है, तो इस बार आवाज दूसरा ढंग से आया, क्या हाल है। तो क्या हाल है जब कान में आया तो क्या हाल है के तरफ यहां कंपन शुरू होगा, वो अलग प्रकार का थोड़ा कंपन होगा। उस कंपन को धीरे धीरे मुग्धरक हिलेगा, निहाई हिलेगा, वलियक हिलेगा, फिर इस द्रव में कंपन पैदा होगा और इस फिर द्रव कंपन से विद्युत संकेत में कन्वर्ट होगा, फिर श्रवण तंत्रिका से होकर दिमाग तक पहुंचेगा। इस बार दिमाग समझा हो इस बार अलग तरह का विद्युत संकेत है, इस बार दूसरा कंपन हुआ। क्या बोल रहा है? क्या हाल है? हाँ ठीक है भैया, आप कहिए अपना। तो समझ में आया दोस्तों कैसे हम लोग अपने कान के माध्यम से हर एक प्रकार के साउंड को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। कोई मीठा मीठा शहनाई बजा रहा है तो उसका भी अलग प्रकार का स्वर होता है और कान हमको पहचान लेता है, उससे हम लोग को रिलैक्सेशन भी फील होता है। कोई कर्कश आवाज में घंटा घंटी बजा रहा है, दिमाग में दर्द हो जाता है क्योंकि वो अलगे प्रकार से तारतु उसका चलता होगा जो हम लोग का दिमाग पहचानता है और थोड़ा सा हम लोग का सर में दर्द हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कान के बारे में डिटेल में जान गए होंगे और समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी आवाज को हम लोग आसानी से सुन पाते हैं। दोस्तों ध्वनि और तरंग पर अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, तब तक इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल M2 मैजिकल मैथ्स को सब्सक्राइब करें। मैं आरजे राघव इसी तरह के जानकारी भरे इंटरेस्टिंग वीडियो को खूबसूरत तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।